वैदिक काउंसलर में आपका स्वागत है, जहां वैदिक ज्ञान मिलता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। वैदिक ज्योतिष में ना कुछ ऐसे योग होते हैं जो बहुत गहरे और अहम जटिल माने जाते हैं, और गुरु चांडाल दोष बिल्कुल उन्हीं में से एक है। अक्सर इसको लेकर लोगों में एक डर और बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। तो सवाल यह है कि क्या ये सच में एक अभिशाप है या फिर इसमें कोई गहरा कर्मिक संदेश छुपा हुआ है। आइए इस ब्रह्मांडीय पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। आज की इस चर्चा में हम इस विषय को 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले तो यही जानेंगे कि भई ये दोष आखिर है क्या। फिर हम देखेंगे कि ये कैसे एक दो-धारी तलवार की तरह है, मतलब एक तरफ चुनौती तो दूसरी तरफ एक तोहफा भी। इसके बाद हम जीवन के अलग अलग हिस्सों पर इसके असर को जानेंगे, इसके कुछ उपायों पर बात करेंगे और आखिर में उस सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्या ये सिर्फ भाग्य है या हमारे लिए आगे बढ़ने का एक मौका। ठीक है, तो चलिए इसे जरा गहराई से समझते हैं। सोचिए, ये एक तरह का ब्रह्मांडीय टकराव है। एक तरफ है गुरु यानी बृहस्पति, जो कि ज्ञान, धर्म और रोशनी की तरह हैं, और ठीक उनके सामने खड़ा है चांडाल, जिसे हम राहु कहते हैं, जो भ्रम, महत्वाकांक्षा और परछाई का प्रतीक है। अब सोचिए, जब प्रकाश और परछाई एक दूसरे से टकराएंगे तो क्या होगा। बस यहीं से पूरी कहानी की शुरुआत होती है। तो चलिए सबसे पहले इसकी परिभाषा को ही ठीक से समझ लेते हैं। आखिर ये गुरु चांडाल दोष है क्या चीज। तो देखिए, वैदिक ज्योतिष के हिसाब से गुरु चांडाल दोष एक ऐसी सिचुएशन है जब बृहस्पति का जो शुद्ध ज्ञान और विवेक है ना, वो राहु के असर से प्रदूषित सा हो जाता है, थोड़ा डिस्टॉर्ट हो जाता है। इसका नतीजा क्या होता है? सही और गलत के बीच में कंफ्यूजन और नैतिक दुविधाएं। ये दोष बनता तब है जब बृहस्पति और राहु जन्म कुंडली के एक ही घर में एक साथ बैठ जाते हैं। लेकिन यहां एक बहुत दिलचस्प बात है। इसका असर कितना ज्यादा या कम होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि कुंडली में बृहस्पति खुद कितने ताकतवर हैं। अगर गुरु बलवान हैं तो यकीन मानिए पूरी कहानी बदल सकती है। और बस यहीं से ये कहानी और भी मजेदार हो जाती है, क्योंकि ये योग सिर्फ नेगेटिव नहीं है, ये बिल्कुल एक दो-धारी तलवार जैसा है, जिसमें एक तरफ परछाई है तो दूसरी तरफ एक छिपा हुआ तोहफा भी है। चलिए पहले इसकी छाया वाली साइड को देखते हैं। अगर कुंडली में बृहस्पति कमजोर पड़ जाएं तो इस योग का नेगेटिव असर सामने आता है। इससे करियर में उतार चढ़ाव, घर के बड़ों से रिश्तों में तनाव, सही गलत को लेकर कंफ्यूजन और सेहत से जुड़ी दिक्कतें, खासकर लिवर और डाइजेशन से रिलेटेड, देखने को मिल सकती हैं। एक तरह की आध्यात्मिक बेचैनी सी भी महसूस हो सकती है। लेकिन अगर बृहस्पति मजबूत हों तो तस्वीर बिल्कुल पलट जाती है। यही योग इंसान को एकदम लीक से हटकर सोचने की ताकत देता है, एक गहरी समझ देता है, और तो और अचानक कहीं से पैसा भी दिला सकता है। यह मुश्किलों के जरिए हिम्मत और जबरदस्त पर्सनल ग्रोथ का रास्ता भी खोल सकता है। तो ये जो अच्छा और बुरा असर है, ये असल जिंदगी में दिखता कैसे है। चलिए अब ये देखते हैं कि जीवन के अलग अलग हिस्सों में ये दोष खुद को कैसे जाहिर कर सकता है। देखिए, इस दोष का असर इस बात पर बहुत निर्भर करता है कि यह कुंडली के किस घर में बन रहा है। हर घर का मतलब अलग होता है। जैसे मान लीजिए ये पहले घर में है, जो खुद के बारे में, पर्सनालिटी के बारे में होता है, तो ये इंसान को थोड़ा स्वार्थी बना सकता है। लेकिन अगर गुरु मजबूत है ना, तो वही इंसान बहुत बुद्धिमान और सम्मानित भी बन सकता है। अब यही योग अगर 7वें घर में हो, जो शादी ब्याह का घर है, तो वहाँ रिश्तों में बड़ी उथल पुथल मचा सकता है। 10वें घर में, मतलब करियर के घर में, ये पैसा और सफलता तो दे सकता है, पर हो सकता है कि इसके लिए नैतिक मूल्यों से समझौता करना पड़े। और 12वें घर में ये इंसान को थोड़ा बागी बना देता है, जो परंपराओं पर सवाल उठाए और कभी कभी दुनिया से कटा हुआ महसूस करे। और यहाँ एक बात याद रखना बहुत बहुत जरूरी है कि ये सब सिर्फ एक सामान्य जानकारी है। किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले पूरी जन्मकुंडली का विश्लेषण करवाना ही सही होता है, क्योंकि ज्योतिष में एक बहुत बड़ी बात कही जाती है, ग्रह सिर्फ इशारा करते हैं, झुकाव देते हैं, वो हमें किसी चीज के लिए मजबूर नहीं करते। तो अगर किसी की कुंडली में ये योग है भी, तो क्या किया जा सकता है? हमारा अगला हिस्सा इसी पर है कि संतुलन कैसे पाया जाए। और इन्हें कोई जादू इलाज मत समझिए, ये असल में बदलाव लाने के लिए एक तरह का टूल किट है। इन उपायों को हम मोटे तौर पे 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है भक्ति, जैसे भगवान विष्णु या शिव जी की पूजा करना। दूसरा है वाइब्रेशन, यानी कि बृहस्पति के खास मंत्रों का जाप करना। तीसरा है कर्म या एक्शन, जैसे पीली चीजों का दान करना। और चौथा और बहुत जरूरी है लाइफस्टाइल, जिसमें बड़ों और अपने गुरुओं का आदर सम्मान करना शामिल है।
अगर कुछ ठोस उदाहरणों की बात करें तो ओम ग्राम ग्रीम ग्रौं साहा गुरवे नमः ये गुरु का मंत्र है। इसका रोज 108 बार जाप किया जा सकता है। हर गुरुवार को पीली चीजें जैसे केले या हल्दी दान कर सकते हैं। गायों या पक्षियों को कुछ खिलाना भी एक बहुत अच्छा उपाय माना जाता है। और सबसे जरूरी, अपनी रोज की जिंदगी में ईमानदारी और शुक्रगुजारी को अपनाना। अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर। उपाय और प्रभावों को समझने के बाद चलिए इस ब्रह्मांडीय संकेत को एक नए नजरिए से देखते हैं। क्या यह हमारी किस्मत में लिखा कोई अभिशाप है या यह हमारे विकास का एक सुनहरा अवसर है? जैसा कि स्रोत में बहुत ही खूबसूरती से कहा गया है, वैदिक ज्योतिष हमें ये सिखाता है कि ग्रह सिर्फ झुकाव देते हैं, वो मजबूर नहीं करते। सचेत प्रयास, भक्ति और सही कर्म किसी भी मुश्किल को आशीर्वाद में बदल सकते हैं। बस यही बात सबसे महत्वपूर्ण है। तो असल में ये एक तरह का कर्मिक बुलावा है। ये एक मौका है कि हम मुश्किलों का सामना करके अपने ज्ञान और धर्म को और ज्यादा शुद्ध करें। ये एक यात्रा है जिसमें राहु की परछाई को अपने अंदरूनी विकास के लिए एक कैटलिस्ट, एक उत्प्रेरक में बदला जा सकता है। तो अंत में सवाल ये नहीं है कि कुंडली में क्या है, असली सवाल ये है कि हम उसके साथ करते क्या हैं। तो ये सवाल खुद से पूछना बनता है, क्या ये सिर्फ एक खगोलीय पीड़ा है या असल में ये गहरे विकास के लिए एक कर्मिक अवसर है? वीडियो पसंद आया हो तो चैनल वैदिक काउंसलर को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको चाहिए व्यक्तिगत ज्योतिष परामर्श, कुंडली विश्लेषण या वास्तु परामर्श तो व्हाट्सएप करें 9219539215 या विजिट करें www.vediccounselor.com। धन्यवाद।